Okay, so let's start with Salesforce introduction. So what is Salesforce? Salesforce क्या होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है, क्यों Salesforce को हम लोग यूज करते हैं, क्यों कस्टमर्स Salesforce के ऊपर रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है, क्यों Salesforce की ह्यूज डिमांड है. सो Salesforce के डेवलपमेंट के ऊपर जाने के पहले हम लोगों को Salesforce के बारे में जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों Salesforce को यूज करते हैं. ठीक है, so for that reason we are starting with Salesforce introduction. For this reason we are starting with Salesforce introduction. तो अगर आपको Salesforce समझना है, अगर आपको Salesforce समझना है तो सबसे पहले आपको CRM समझना पड़ेगा. अगर आपको Salesforce समझना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, CRM सिस्टम. व्हाट इज CRM सिस्टम? क्योंकि Salesforce का जो बेस है दैट इज CRM. Salesforce जो टूल है इसका जो बेस है दैट इज CRM. सो व्हाट इज CRM? CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हाट डज दैट मीन्स? कि जो भी सॉफ्टवेयर जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व है या यूजर इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है CRM सिस्टम. सो अगर मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जिसमें पेशेंट आने वाला है, पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर रहने वाला है, फिर उसके हिसाब से उसका ट्रैकिंग किया जाएगा, फिर डॉक्टर्स उसको देखेंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा. व्हाट इज दैट? CRM सिस्टम. आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस, आपके बैंकिंग एप्लीकेशन जिसमें कस्टमर आता है, डेबिट करता है, क्रेडिट करता है डेटा, ठीक है, पैसे लेते हैं, पैसे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, बाकी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोन लिया जाता है, लोन को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, व्हीकल ली जाती है, व्हीकल का लोन रहता है उसको ट्रैक किया जाता है. व्हाट इज दैट? CRM सिस्टम. आपको कोई चीज सेल की जाती है, ऑनलाइन सेल्स होता है, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन आपको सारी चीजें क्या की जाती है, सेल की जाती है. आप वहां पे ऑनलाइन जाते हो, चीजें खरीदते हो, ठीक है, फिर खरीदने के बाद आप पैसे देते हो. व्हाट इज दैट? CRM सिस्टम. ठीक है, आप कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते होगे, कोई भी कंपनी में आप काम करते होगे, वहां पे HR का सॉफ्टवेयर होगा. HR ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर जहाँ पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसने कितने लीव्स लिया, उसकी क्या सैलरी है, कितना सैलरी उसको मिल रहा है, ठीक है, कितने दिन उसने काम किया, ये सारी चीजें, कितनी लीव्स ली है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट? CRM सिस्टम. तो दुनिया में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, ठीक है, तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर वुड कम अंडर विच कैटेगरी? CRM. अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, या मैं किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा हूँ, या मैं किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, या मैं किसी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, ऑल दिस थिंग्स कम इन CRM सिस्टम. तो CRM सिस्टम एक ह्यूज स्कोप है. CRM सिस्टम एक बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप है, ठीक है. और कोई भी छोटी सी बड़ी कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो उसमें CRM सिस्टम लगता ही लगता है. कोई भी छोटे से बड़ी कोई भी कंपनी लो, हर इसमें CRM सिस्टम लगेगा ही लगेगा. बिकॉज हर सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं कस्टमर इन्वॉल्व रहता ही रहता है, कस्टमर प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता ही है. सो दैट इज कॉल्ड CRM, जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और उसके हिसाब से उसको ट्रैकिंग किया जाता है. क्लियर है क्या CRM के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द स्कोप ऑफ Salesforce? अब Salesforce भी CRM के ऊपर काम करता है, बट राइट नाउ आई हैव मेड दिस PPT 6 months अगो. 6 महीने पहले मैंने ये PPT बनाई थी, तो उसके हिसाब से ये डेटा था. राइट नाउ दैट वुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सो अगर अभी करंटली देखा जाए तो ये इंक्रीज हो चुका होगा. ठीक है, सो व्हाट इज द स्कोप? अगर आपने Fortune 500 कंपनीज, पता है क्या किसी को व्हाट आर Fortune 500 कंपनीज? Yes, sir. क्या होता है Fortune 500 कंपनी? So world की sir top 500 companies according to Exactly. market capitalization. एग्जैक्टली. ठीक है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी या वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनीज, या जो कंपनी जो लोग क्या करते हैं, ड्रीम कंपनीज होती लोगों की काम करने के लिए, या जो सबसे रिचेस्ट है या सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, लाइक आईफोन, फेसबुक, गूगल, निमुरा, ठीक है, फिर आते हैं सिटी बैंक,
ठीक है, इंडिया की एक दो कंपनी आती है उसमें, फॉर्च्यून 500 कंपनी, लाइक टीसीएस वगैरह, दैट कैन कम इन फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है फॉर्च्यून 500, सिर्फ 500 बोलते हैं, मैकेडेमन, ठीक है, एयर अरेबिया, ठीक है, ये जो बड़े बड़े इसके कंपनीज है, ठीक है, वो फ्लाइट्स के कंपनी या एयरलाइंस के कंपनीज, ये भी उसी में आते हैं। सो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर वाली ही कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले जो कि रिचेस्ट कंपनीज है, उनको सैमसंग, ठीक है, इनको बोला जाता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी रिचेस्ट और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज है। सो अगर अभी का सर्वे देखा जाए तो नियरली 81 to 85% कंपनीज, 81 to 85% companies are using Salesforce for their daily needs. जो भी उनके अंदर सॉफ्टवेयर्स है इन बड़े बड़े कंपनीज में, for their employees, for their raw materials, for their contracts, for their revenue, all that things are created in Salesforce. यानी आप ये सोच सकते हो कि जब फॉर्च्यून 500 के 81 to 85% कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करती है फॉर देयर डेली सॉफ्टवेयर्स, सो बाकी की कंपनी कितनी करते हो? आपको भी पता है, अगर टॉप वाली कंपनी करेगी या सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है वो अगर उसको यूज करेंगी, तो एट द एंड बाकी की कंपनी तो उसको यूज करेगी करेगी। सो मैंने आपको सिंपल इसका एग्जांपल दिया फॉर्च्यून 500, बट दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ 500 कंपनी में यूज हो रही है, वो लाखों करोड़ों कंपनीज में यूज हो रही है। बट आपको बताने की कोशिश क्या है कि अगर फॉर्च्यून 500 के 85% कंपनीज आर यूजिंग सेल्सफोर्स, या सेल्सफोर्स उसका, ठीक है, वो कस्टमर्स है सेल्सफोर्स के, दे आर कस्टमर्स ऑफ सेल्सफोर्स। सो उसकी ये समझो, स्कोप समझो कि व्हाट इज अ स्कोप एंड हाउ फास्ट it would be expand, ठीक है। so that is a part or that is a scope of Salesforce, ठीक है। but why, what is Salesforce? है क्या Salesforce? तो Salesforce is a cloud based customer relationship management। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी ऐसा नहीं था कि सीआरएम सिस्टम पहले नहीं था, ऐसा नहीं है कि सीआरएम सिस्टम पहले नहीं था, पहले भी सीआरएम सिस्टम था, ठीक है, पहले भी सीआरएम सिस्टम था। बट फिर पहले के सीआरएम सिस्टम और सेल्सफोर्स में क्या फर्क है? तो सबसे मेन फर्क पहले के सीआरएम सिस्टम और अभी के सेल्सफोर्स में यही है कि सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या है कि अभी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है क्लाउड बेस्ड वाली, जिसमें हम लोगों को अपने मशीन पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ कहाँ रहता है, क्लाउड के अंदर। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग इज दैट उसको हम लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज अ मेन फीचर ऑफ क्लाउड। और सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम सिस्टम तो है, बट वो क्लाउड पे होने के कारण हम लोगों को जब भी हम लोग कस्टमर को जब प्रोजेक्ट देंगे, तो प्रोजेक्ट कैसे देंगे, ऑन अ क्लाउड ओनली। सो कस्टमर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन देयर मशीन, या मेरे को कोडिंग करते हो मेरे को भी कुछ इंस्टॉल नहीं करना मेरे मशीन पे। एंड माई कोड एंड कस्टमर्स प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। और यही सबसे बड़ा फीचर है सेल्सफोर्स का। अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो प्रीवियस में सैप था, सैप सबसे बड़ा मार्केट था सीआरएम सिस्टम का, बट वो फेल क्यों हुआ, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑन अ क्लाउड। और अभी यही होने वाला है, आगे की दुनिया ऐसी होगी, जिसको जो क्लाउड पे जाएगा उसका कस्टमर सेल्स बढ़ेगा, उसका बाकी के स्कोप बढ़ेंगे। और वही सेम चीज डेवलपर के ऊपर भी डिपेंड होती है ना। अगर आज मेरे को कोई बोलता है कि आई वुड बी लर्निंग .NET और आई वुड बी लर्निंग PHP एंड आई वुड बी क्रिएटिंग अ डेस्कटॉप प्रोजेक्ट, तो आप बनाओ, लोग तो क्लाउड पे जा रहे हैं ना। तो कस्टमर जो बोलेगा वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर कंपनी को करना है ना, किसको करना है, डेवलपर्स को करना है। तो हम लोग भी अगर दुनिया के साथ नहीं चले तो हमारा नुकसान है, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। So for that reason, right now
द टेक्नोलॉजी इज क्लाउड। जो क्लाउड को समझेगा और जो क्लाउड को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाएगा उसको फायदा है, नहीं तो आप प्रोडक्ट जैसे बनाते थे वैसे बना सकते हो। दिस SaaS टूल क्या होता है? SaaS का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी ये Salesforce के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पे रहेगा और जिसको कहीं से भी हम लोग क्या कर सके, या अपना कस्टमर एक्सेस कर सके या यूज कर सके। दैट इज कॉल्ड SaaS। हेल्प अस टू क्रिएट कस्टमर सॉल्यूशन फॉर मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, ई कॉमर्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे Salesforce के अंदर जिसके थ्रू कस्टमर का मार्केटिंग का अगर प्रोजेक्ट बनाना है, सेल्स का प्रोजेक्ट बनाना है, सर्विस का प्रोजेक्ट बनाना है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाना है, तो ऐसे हर एक टाइप के प्रोजेक्ट हम लोग उसमें बना सकते हैं। हर एक टाइप के प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ Salesforce। यानी Salesforce के अंदर हर एक रिक्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्ट बने हुए हैं। Salesforce के अंदर हर एक रिक्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्ट बने हैं। आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप कस्टमर को प्रोजेक्ट दो। लाइक इफ यू वांट मार्केटिंग, Salesforce के अंदर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बना हुआ है। इफ यू वांट सेल्स, सेल्स के लिए, सर्विस के लिए, ई कॉमर्स, ठीक है, हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट, हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए उसके पास टूल्स है। Salesforce now expand just to CRM to offer multiple product। हाँ, बट अभी सिर्फ Salesforce CRM में नहीं है, उसने उसका स्कोप और बढ़ा लिया है। Salesforce का स्कोप अभी और उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड व्हाट इज द स्कोप? अभी अगर आप Salesforce को बोलोगे तो Salesforce अभी मशीन लर्निंग में है, Salesforce अभी बिग डाटा में है, Salesforce अभी IoT में है। तो ऐसा नहीं सिर्फ CRM के लिए नहीं, अभी Salesforce का यूज बाकी भी सिस्टम में होता है, या बाकी भी टूल्स में या बाकी टेक्नोलॉजीज में Salesforce का यूज हो रहा है अभी। यानी अभी ऐसा समझो कि Salesforce सिर्फ उतने में लिमिटेड नहीं है CRM सिस्टम, वो तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है ही, बट अभी उसने बाकी की इसमें AI, मशीन लर्निंग, ठीक है, IoT, इसमें भी अभी Salesforce का यूज होता है। तो अभी जैसे बताया, इट इज अ कंप्लीट रिच फीचर सॉल्यूशन फॉर मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, पार्टनर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट। यानी आपको जो रिक्वायरमेंट है CRM से रिलेटेड, उनके सभी सॉफ्टवेयर उसके अंदर बने हुए हैं। फिर आप लोग बोलोगे सब तो बना है, फिर हम लोगों का क्या काम है? एज अ डेवलपर हम लोगों का क्या काम है? तो ये समझो कि Salesforce के अंदर ये छोटे छोटे क्लाउड्स बने हुए हैं, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, पार्टनर मैनेजमेंट, कम्युनिटी, ठीक है, ई कॉमर्स, ऐसे मल्टीपल, कम से कम उनके पास 100-150 एप्स बने हुए हैं, यानी 100-150 अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स उन लोगों ने बना के रखे। बट जब आपका कस्टमर आएगा और वो जब आपको बोलेगा कि मुझे मार्केटिंग का एक सॉफ्टवेयर बना के दो इन Salesforce, सो मुझे एक बात बताओ कि Salesforce के अंदर जो मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है और जो आपके कस्टमर, एग्जैक्ट मैच करेगा क्या? नहीं ना, उसको तो उसमें क्या लगेगा, चेंजेस लगेंगे, कस्टमाइजेशन लगेगा। तो फॉर दैट रीजन डेवलपर आर देयर। यानी हम लोगों को एकदम क्रैश से कुछ नहीं बनाना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस पहले से बन चुके हैं, बट हम लोगों का काम क्या रहेगा एज अ डेवलपर? वी हैव टू कस्टमाइज दैट एप्लीकेशन। हम लोगों को उसमें क्या करने पड़ेंगे? कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन करोगे तभी कस्टमर को दिया जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो Salesforce के अंदर है वही नहीं मांगेगा, वो उसमें बोलेगा कि मेरे को कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे चेंजेस चाहिए, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। एंड दैट फॉर दैट रीजन डेवलपर्स आर देयर टू क्रिएट ऑल दैट थिंग्स। Salesforce डेटा इज स्टोर इन अ क्लाउड। अब कैसा है कि आप लोगों को अगर पता होगा, एक्चुअल एप्लीकेशन जब हम लोग किसी भी इसमें बनाते हैं, किसी भी जावा, .NET, PHP या कोई और लैंग्वेज, तो उसके साथ डेटाबेस रहता है, MySQL, Oracle, ऐसे डेटाबेस रहते हैं, और बड़े बड़े सिस्टम को मल्टीपल डेटाबेस भी रहते हैं। बट Salesforce के अंदर सिर्फ एक ही डेटाबेस है, एक ही डेटाबेस। यानी आपके पास 10 प्रोजेक्ट भी होंगे तो 10 प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस क्या रहेगा?
एक ही, एंड दैट टू ऑन क्लाउड, और वो भी कहाँ स्टोर है, क्लाउड के अंदर। फायदा क्या है, कहीं से भी तुम्हारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि सिर्फ एक जगह सब कुछ रखा है, इसलिए मैनेजेबल क्या है, इजी हो जाता है। 10 जगह अपना डेटा नहीं रहता है, एक ही जगह अपना डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है, जिससे आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इट कैटर्स द नीड्स ऑफ स्मॉल एज वेल एज मीडियम टू लार्ज। तो सेल्सफोर्स सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल फॉर्च्यून 500 का दिया था, उसका ये मतलब नहीं है कि सेल्सफोर्स सिर्फ लार्ज स्केल के लिए काम आता है। सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन ऐसा बनाया गया है कि आप वो उसको छोटे कस्टमर्स को भी दे सकते हो, मीडियम स्केल वालों को भी दे सकते हो, और लार्ज स्केल वालों को भी दे सकते हो। सेल्सफोर्स वर्क ऑन पे एज यू गो मॉडल। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि सेल्सफोर्स का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर जाता है, पे एज यू गो। पे एज यू गो का क्या मतलब आता है, जितना आप यूज करोगे उतने का ही आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको AWS बताया था, और AWS के अंदर मैंने मशीन बना के दिखाया। अब वो मशीन को चार्जेस कैसे लगेंगे, आप अगर उस मशीन को यूज कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, उसका चार्ज लगेगा। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। तो कोई भी क्लाउड सिस्टम पे एज यू गो पे ही चलता है, कोई भी। दैट कैन बी AWS, दैट कैन बी Azure, और दैट कैन बी Salesforce। सो आप जब इसमें प्रोजेक्ट बनाओगे या आप जब इसमें कोडिंग करोगे, अभी तो हम लोग फ्री वर्जन यूज करेंगे, बट जब भी आप इसमें कोडिंग करोगे एक्चुअल कंपनीज में जाके, या आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे और कस्टमर को दोगे, तो कस्टमर को सिर्फ जितना वो यूज करेगा उतने को ही उसको पे करना है। उसको पूरे सॉफ्टवेयर का पैसा एक साथ नहीं देना है, उसको मंथली रेंटल रहेगा, उसी के हिसाब से वो चलेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन रहता है ना, वैसे। बट वो सब्सक्रिप्शन भी 1 महीने का पूरा देना पड़ता है। अगर आप इसमें देखोगे, ये आपका नेटफ्लिक्स है, या आपका सोनी लाइव है, या बाकी के जो भी है, और डिज्नी ये आता है, तो इसमें क्या होता है, पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन एक साथ देना पड़ता। अब देखो या मत देखो, बट क्लाउड्स के अंदर ऐसा नहीं है। आप जितना यूज करोगे उतने का ही पैसा देना है, पे एज यू गो। और उसके कारण लॉयल्टी, रिटेंशन, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। समझे कि इतने पॉइंट्स, व्हाई वी आर यूजिंग सेल्सफोर्स। यस सर। सभी को यस सर। प्रवचन तो नहीं लग रहा ना ये? यस सर। नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि ये कैसा है, ये जब तक मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा, ठीक है, तब तक आप लोगों को सेल्सफोर्स क्यों पढ़ रहे हैं वो नहीं समझेगा, ठीक है। यही सारी चीजें बताई गई है। इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाय यूजिंग सेल्सफोर्स डेवलपर कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑन क्लाउड एंड शेयर इट विद मल्टीपल कंपनीज अक्रॉस मल्टीपल डोमेन। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है सेल्सफोर्स का। सपोज मैंने आपको बोला कि एक हॉस्पिटल के एक प्रोजेक्ट बनाना है, आप क्या करोगे, हॉस्पिटल के हिसाब से वो प्रोजेक्ट बनाओगे, अब वो कस्टमर को दे दोगे। अब कोई दूसरा हॉस्पिटल वाला आया, तो फिर उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको दोगे। अगर ऐसे 10 हॉस्पिटल वाले आए तो आपको 10 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 10 अलग अलग कस्टमर्स हैं। बट विद द हेल्प ऑफ सेल्सफोर्स, इसमें ऐसे टूल्स है, जो टूल्स यूज करके हम लोग एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल कस्टमर्स को दे सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल कस्टमर्स को दे सकते हैं, यानी एप्लीकेशन एक ही है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एक ही है। सपोज मैं बोलता हूं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट 10 कस्टमर को देना है, 10 हॉस्पिटल को देना है, बट बेसिक चीजें तो उनमें सेम ही रहेगी ना। बेसिक हॉस्पिटल, पेशेंट का इंफॉर्मेशन, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, तो पेजेस क्या रहेंगे, बेसिक पेजेस तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स में ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल कस्टमर को अलग अलग तरीके से हम लोग बता सकते हैं, और जिसको जो लगता है वही चीज उसको एक्सेसिबल रहेगी, बाकी की चीजें उसको एक्सेसिबल नहीं रहेगी। फायदा क्या है, डेवलपर को एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलपर को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल कस्टमर्स के हिसाब से नहीं बनाया। जैसे मैंने HR का सिस्टम बोला, HR मैनेजमेंट। अब HR मैनेजमेंट ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो सॉफ्टवेयर है, बेसिक कंसेप्ट तो सब में सेम ही रहेगा ना। एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, लीव का इंफॉर्मेशन, सैलरी का इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें कम, ये यानी मैं बोलता 70% तो सेम रहेगा ना, 30% चेंजेस रहेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, 70 + 30 पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब जिसको 70% दिखाना उसको सिर्फ 70% वाला दिखाएंगे, 30% जो एक्स्ट्रा रहेगा वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिखाएंगे। जिससे फायदा क्या है, प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, कस्टमर्स को क्या लगेगा कि वो अलग अलग प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बट प्रोजेक्ट एक ही। जिससे उसको कंट्रोल करने में भी क्या होगा, क्या रहेगा, फायदा रहेगा ना, क्योंकि इजीली क्या रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजेस डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। देखेंगे ये हम लोग जब अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें यही चीजें करेंगे हम लोग, जिससे एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल कस्टमर्स को बताएंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, दैट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। एक सीआरएम का प्रोजेक्ट, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, सपोज बजाज फाइनेंस ने अपने को एक प्रोजेक्ट बनाने को बोला है जावा .NET या PHP में, जिसमें कस्टमर आएगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये सारी चीजें है। सो बेसिकली अपने को क्या क्या लगेगा, एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाने को हम लोगों को क्या क्या लगता है, वो यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में आपको बताया गया। बेसिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है, वो आपको ये क्या कर सकते हैं, आप सारी चीजें इसमें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको क्या लगेगा, आइडिया। आइडिया का क्या मतलब है कि आप क्या बनाना चाहते हो। सबसे पहले क्या लगेगा, आइडिया। ठीक है। सो आइडिया का मतलब है कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है। अब आइडिया हो गया, अब उसके बाद क्या लगेगा, हार्डवेयर। कहाँ पे यूज करोगे, कहाँ पे कोडिंग करोगे, तो उसके लिए क्या लगेगा, हार्डवेयर लगेगा। हार्डवेयर के अंदर क्या आएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगर आपको मल्टीपल मशीन्स लग रही है जिसमें आपको वो प्रोजेक्ट बना के डालना है, तो पहले तो वो जो प्रोजेक्ट जहाँ पे बनने वाला है वो उसके लिए मशीन लगेगी। ठीक है। और फिर मशीन लगने के बाद क्या होगा, ठीक है, मशीन लगने के बाद क्या होगा, वो मशीन में क्या लगेंगे, सॉफ्टवेयर लगेंगे। जैसे अगर जावा का कर रहा हो तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, विंडोज का लगेगा, लिनक्स का लगेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद क्या लगेगा, जावा का सॉफ्टवेयर, जेडीके, बाद में एक्लिप्स, डेटाबेस, सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद क्या लगेगा, एक्सेस। अभी आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट्स या कोई भी एप्लीकेशन, तो सबको सेम एक्सेस रहता है क्या, नहीं। कस्टमर्स को अलग एक्सेस रहेगा, उनको कुछ अलग पेज दिखेंगे, आपको कुछ, यानी अगर आप एडमिन हो तो आपको सभी का एक्सेस रहेगा, सभी पेजेस का एक्सेस रहेगा। अगर यूजर आता तो उसको कुछ कम एक्सेस रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर रोल्स, डिपेंडिंग आप कौन हो, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट में क्या रहता है, एक्सेसेस रहते हैं। और उसी एक्सेसेस के हिसाब से उनको पेजेस दिखते हैं या उनको एप्लीकेशन दिखता है। दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेस। तो आपको वो भी बनाना पड़ेगा। ये मैं सब कुछ क्या बता रहा हूँ, कोडिंग के अलावा, कोडिंग के अलावा मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ जो हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो आपको आइडिया लगेगा, फिर हार्डवेयर लगेगा। ठीक है। और हार्डवेयर लगाने के बाद, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूजर एक्सेस लगेगा। फिर एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब है कि आप जब आपका प्रोजेक्ट बनाओगे, वो कोई भी हो, आपका मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, सर्विस का हो, तो उसको, उसमें जब भी वो जो डेटा जाएगा, जो भी यूजर डेटा एंट्री करेगा या कस्टमर एंट्री करेगा या एडमिन एंट्री करेगा, तो इसका क्या बनता है, रिपोर्ट्स बनते हैं। रिपोर्ट समझता है ना, रिपोर्ट यानी टेबुलर फॉर्मेट में अपने को क्या दिखता है, डेटा दिखता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में क्या दिखता है, डेटा दिखता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट्स। ठीक है। और फिर वही रिपोर्ट्स को हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में भी दिखाते हैं, इन द फॉर्मेट ऑफ डैशबोर्ड्स। देखा है क्या कभी डैशबोर्ड किसी ने, क्या होता है डैशबोर्ड्स, अरे सो गए क्या। सर वो ग्राफ बताता है कंपनी के। ग्राफिकल व्यू रहता है सर उसका हाँ, मतलब। ग्राफिकल व्यू रहता है। तो ग्राफिकल व्यू में क्या होता है, समझने में इजी जाता है कोई भी डेटा। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसको आप रिपोर्ट्स में दिखाओगे, तो रिपोर्ट्स में समझना इजी नहीं जाता है। अगर मैं उसी को ग्राफिकल पाई डायग्राम, बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम में क्या करूं,
डाल दूं तो वो क्या होता है, समझने में क्या होता है, इजी जाता है। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स। यानी तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो भी डेटा है उसको आप ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स। तो वो भी अपने को करना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी बिल्ड करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट को कोई अनवांटेड यूजर ने एक्सेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ वैलिड यूजर ने क्या करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, फायरवॉल रहना चाहिए, वायरस नहीं घुसने चाहिए, ये भी आपको ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल में जाना है तो मोबाइल ऐप लगेगा उसका। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे रन नहीं होना चाहिए। आजकल तो आपको पता है हर एक एप्लीकेशन को मोबाइल पे आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग उसको मोबाइल ऐप से यूज करेंगे। तो आपको मोबाइल ऐप भी बनाना है। और फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर अपने को एप्लीकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कोड करना पड़ेगा इन सबको लेके, एप्लीकेशन बिल्ड, और फिर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय इन द सेंस वो जो मशीन हम लोगों ने ली है उसके अंदर वो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके बाकी के लोगों को यूज करने देना है। तो ये समझा क्या कि कितनी सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है अगर एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लगता है वो समझना चाहिए। आपको हार्डवेयर लगता, आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे, आपको यूजर एक्सेस लगेंगे। ये हम लोगों ने मिनिमम दिखा है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो आपको हार्डवेयर लगेंगे, सॉफ्टवेयर लगेंगे, एक्सेस लगेंगे, एनालिटिक्स लगेगा, सिक्योरिटी लगेगा, मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा, और फिर ये सब कुछ बनाने के बाद एप्लीकेशन बिल्ड करके उसको डिप्लॉय। समझा क्या एक्चुअल वर्किंग कैसा होता है किसी भी Yes, sir. प्रोजेक्ट का। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यही सारी चीजें अगर आपको सेल्सफोर्स के थ्रू करनी है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। आपको आइडिया चाहिए, आप एप्लीकेशन को बिल्ड करो, आपको जो भी आपको बताया गया कि बिल्ड करना है और उसको डिप्लॉय करो क्लाउड के अंदर। ना आपको हार्डवेयर लगा, ना आपको सॉफ्टवेयर लगा, ना आपको यूजर डिफाइन एक्सेस। तो आप बोलोगे यूजर डिफाइन एक्सेस नहीं होंगे क्या, होंगे, बट वो कौन देगा अपने को, सेल्सफोर्स। एनालिटिक्स सेल्सफोर्स देगा, सिक्योरिटी सेल्सफोर्स देगा, मोबाइल ऐप सेल्सफोर्स देगा। यानी ये समझो कि आपका कितना टाइम क्या होता है, बच जाता है। आपका मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच जाता है। जितना मैक्सिमम टाइम वो बाकी की चीजों को लगता है ना, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें कौन कर रहा है आपके लिए, सेल्सफोर्स करके दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली सेल्सफोर्स में प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बहुत फास्टर बनते हैं। सेल्सफोर्स में प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बहुत फास्टर बनते हैं एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। और इसी के कारण कस्टमर्स भी क्या करता है आजकल, जो फोकस करता है कि वो उसको प्रोजेक्ट सेल्सफोर्स में। अब सिंपल समझो ना, अगर ये पूरी चीजें करके मेरे को प्रोजेक्ट बनाना तो मेरे को 2 से 3 महीने लगेंगे किसी भी लैंग्वेज में। अब ये सेम चीजें अगर मैं सेल्सफोर्स में करने जाऊंगा तो इजीली कम से कम 1 महीने में हो जाएगा मेरा काम। तो कस्टमर तो बोलेगा ना, उसको फास्ट प्रोजेक्ट चाहिए। पैसा उसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। डेवलपर को तो उतना ही पैसा देना पड़ा, उसको तो 3 महीने का पैसा देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, 1 महीने में आएगा। इसी के कारण सेल्सफोर्स के जो डेवलपर के जो कॉस्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। हाई रहते हैं, हाई। क्यों, क्योंकि वो 3 महीने का काम 1 महीने में करके दे रहा ना आपको। तो सपोज मैं बोलता हूं कि कोई कस्टमर है जो कि कैसा आर्ली बेसिस रहता है कि $40 या $20 ऐसे आर्ली बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है किसी भी कंपनी को। यानी अगर 10 डेवलपर है तो वो 20 दिन काम करेंगे और हर दिन में 8 घंटा काम करेंगे। तो $20 $25 ये आर्ली उनका चार्ज रहता है, उसके हिसाब से मिलता है। बट सेम काम सेल्सफोर्स वाले करेंगे तब उनको क्या मिलता है, वो डबल मिलता है। अब ये कंपनी लोगों को नहीं देती है बट इंटरनली हम लोगों को पता हो। तो कितना मिलता है वो, $40 $50 ऐसे रेट रहते हैं उनके। क्यों, क्योंकि जो जावा डॉटनेट या पीएचपी या पाइथन में प्रोजेक्ट बनने वाला है, ठीक है, उसका टाइम एंड दैट टाइम इन सेल्सफोर्स इज ड्रास्टिकली लो। कम टाइम में बन रहा ना, तो कम टाइम में बन रहा है तो उसको तो हाई बोलेगा ही वो। और इसी के कारण कंपनीज को डेवलपर हायर करना है सेल्सफोर्स में तो वो हायर पैकेज पे भी कर सकता है।
क्योंकि उसको फायदा ही है। अगर एक डेवलपर जावा का वो 5 लाख में रखेगा, तो उसको अगर सेल्सफोर्स का जो 8 लाख में भी रखना है तो भी फायदा है, क्योंकि कस्टमर पे कर ही रहा है ना, हायर पैकेज, हायर रेट ऑफ बिलिंग तो दे ही रहा है। इसलिए उन लोगों को हायर पैकेज पे भी रखना क्या होता है, फिजिबल होता है। हम लोगों को, जैसे हम लोग जब ये हायर करेंगे, तो मेरे को अगर जावा वाला 5 लाख में मिलता है और सेल्सफोर्स वाला 7 लाख में मिलता है, तो भी मेरे को चलता है, क्योंकि सेल्सफोर्स के लिए कस्टमर इज पेइंग हाई। व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट फास्ट बनता है ना। समझा क्या कंसेप्ट? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, इसलिए कैसा है कि सेल्सफोर्स में, ठीक है, सेल्सफोर्स में क्या होता है कि आपको ये फायदा है कि प्रोजेक्ट फास्ट बनता है, इसलिए कस्टमर्स भी आते हैं और बिलिंग भी हाई रहती है। ठीक है, यस सर। हाँ, आपको समझा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोगों को ये पता चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सीआरएम एंड सेल्सफोर्स। ट्रेडिशनल सीआरएम और सेल्सफोर्स में क्या फर्क है? अब ट्रेडिशनल सीआरएम यानी जो पहले यूज होते थे, लाइक सैप, और सेल्सफोर्स यानी अभी अपना जो क्लाउड वाला है। तो क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिशनल सीआरएम क्या रहता है? होस्टेड ऑन अ कंपनी सर्वर। यानी ट्रेडिशनल में क्या होता है, अगर मेरे को आज मैंने बोल दिया आप लोगों को कि मेरे को किसी कंपनी में सैप को इंस्टॉल करना है, सैप ये सीआरएम का सॉफ्टवेयर है, ये मेरे को इंस्टॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके वहां पे जाना पड़ेगा किसी को तो, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? 10 या 20 मशीन के ऊपर सैप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करते हुए उसको ये देखना पड़ेगा विंडोज है क्या, लिनक्स है क्या, क्योंकि विंडोज के हिसाब से इंस्टॉलेशन अलग रहेंगे, लिनक्स के हिसाब से इंस्टॉलेशन अलग रहेंगे। फिर उसको सारी चीजें, वो सैप से रिलेटेड सारी चीजें उसको उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी हर एक मशीन पे। अब ये इंस्टॉलेशन को इतना टाइम जाता है, फिर उसमें कस्टमर के हिसाब से चेंजेस वो भी उसको करने वहां पे। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो डेटा कहाँ एक्सेस रहेगा, या वो सिस्टम्स या वो सॉफ्टवेयर कहाँ एक्सेस रहेगा? उसी मशीन में। बाहर से वो एक्सेस होगा क्या? नहीं। तो ये फायदा है, ये नुकसान है सेल्सफोर्स और सैप में। और अगर कुछ चीज चेंज हो गई या कुछ चीज अपडेट करना है, फिर से उसको वहां पे जाना पड़ेगा, यानी टाइम एज वेल एज मनी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो क्या है, वो सिस्टम क्या रहते हैं, कंपनी के सर्वर पे होस्टेड रहते हैं, यानी वो स्पेसिफिक कंपनी के सर्वर पे होस्टेड रहते हैं, और उसको कंपनी के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, या कंपनी के बाहर मुझे एक्सेस नहीं होता है। सीआरएम, सेल्सफोर्स का सीआरएम होस्टेड ऑन क्लाउड। कहाँ होस्टेड रहता है? क्लाउड के अंदर। क्लाउड के अंदर होस्टेड होने के कारण क्या होता है, क्या फायदा है? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। ठीक है, जरूरत नहीं कि वो ही मशीन्स के एनवायरनमेंट से एक्सेस करना है। आप चाहो तो आप घर से भी एक्सेस कर सकते हो, या किसी और भी जगह से उसको क्या कर सकते हैं, हाँ सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है, वही लोग एक्सेस कर पाते हैं। बट बोलने की बात है कि उनको ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है कि वैसी मशीन वहीं से एक्सेस होगा। टेक्स मंथ और इवन ईयर टू सेटअप। अगर मैं सैप का सिस्टम बनाने की कोशिश करूंगा या उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा किसी भी कंपनी में, तो मेरे को महीने लगेंगे या साल भी लग सकता है, यानी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। सेम विद द सेल्सफोर्स, बहुत कम टाइम में क्या होता है, सारी चीजें बन जाती है। अभी मैंने आपको बताया। तो सेल्सफोर्स में कोई भी अब इंस्टॉलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो क्लाउड में रहेगा, डायरेक्टली कस्टमर उसको यूज करेगा, तो उनके मशीन पे उसको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, उनके मशीन पे उसको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना है और कुछ देना भी नहीं है। क्लाउड में रखा रहेगा, वहीं से वो सब कुछ एक्सेस कर सके, यानी डेवलपर के पास या एडमिन के पास सारा कंट्रोल रहेगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैप में या बाकी के इसमें कोडिंग ज्यादा रहती है, तो अंडरस्टैंड होने में डिफिकल्ट जाता है। यानी एज अ डेवलपर, डेवलपमेंट के लिए भी, या एक नॉर्मल कस्टमर को भी, ठीक है, जिसके मशीन पे वो इंस्टॉल रहता है, तो उसको भी बहुत डिफिकल्ट जाता है उसको समझना। इजी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड अंडरस्टैंड, यानी यूज करने में भी इजी है और अंडरस्टैंड, यानी डेवलपमेंट के लिए भी इजी है क्योंकि कोड कम है,
और कस्टमर को यूज करने में भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। अनयूज डेटा, बहुत ज्यादा अनयूज डेटा रहता है, यानी जो डेटा काम का नहीं वो भी उसमें रखा रहता है, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेस कनेक्ट रहते हैं इसमें। सेल्सफोर्स में सिर्फ एक ही डेटाबेस है, वन क्लाउड। इसके कारण डेटा मैनेज करना इजी हो जाता अपने को, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं अपने को, एक ही जगह सब डेटा है। तो अनयूज डेटा बहुत कम हो जाता अपने पास, क्योंकि अपने पास एक ही क्लाउड है और उसी क्लाउड के अंदर डेटाबेस है। यानी हम लोगों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग डेटाबेस नहीं है, एक ही डेटाबेस और उसी के अंदर सब कुछ। पहले के एप्लीकेशन में मल्टीपल डेटाबेस में डेटा रहता था, जिसके कारण अनयूज डेटा बहुत हो जाता। इसमें वैसा कंसेप्ट नहीं है, एक ही जगह सब कुछ स्टोर है, इसके कारण मैनेजेबल इजी हो जाता है। पर्सनलाइज सर्विस नहीं है सैप में। पर्सनलाइज यानी किसी कस्टमर के हिसाब से कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई गई है, सब कुछ किसके हिसाब से बनाई गई है, ऑल जितने भी यूजर्स है उनके हिसाब से। बट सेल्सफोर्स के अंदर पर्सनलाइज सर्विस भी है। एक मिनट, सो यहाँ पे रियल टाइम कस्टमर डेटा रहता है एंड पर्सनलाइज सर्विस रहती है। रियल टाइम पर्सनल डेटा यानी जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग किसी भी क्रेडिट कार्ड खरीदो तो आपका नंबर क्या होता है, उनको पता चल जाता है और फिर वो नंबर सबको बांट देते हैं। अब फिर उसके हिसाब से क्या किया जाता है, आपको फोन कॉल आते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, वो आपको फोन करेगा, लोन लगता है क्या, नहीं लगता है क्या, अगर आप लोन लेते हो तो फिर ये चीज लगती है क्या, वो यानी आपको क्या मिलता है वहां पे, पर्सनलाइज सर्विस। आपके हर एक डेटा को ट्रैक किया जाता है और उसके हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती है। तो ये सब कुछ सेल्सफोर्स में था। बजाज फाइनेंस का पूरा सिस्टम सेल्सफोर्स के अंदर है, ठीक है। जितने भी बड़ी बड़ी बैंक है मैक्सिमम सेल्सफोर्स के अंदर ही है। तो वहां पे क्या होता है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू उनको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है। पर्सनलाइज का मतलब है कि हर एक कस्टमर के हिसाब से वो ट्रैकिंग होती है। और यही कारण है ना कि अगर मैं किसी को भी पर्सनलाइज सर्विस दूंगा, कितनी भी बड़ी कंपनी ने और कितनी भी छोटी, अगर मैं पर्सनलाइज सर्विस दूंगा तो मेरा सेल्स तो बढ़ेगा ना, सेल्स मार्केटिंग मेरा बढ़ेगा, कम तो नहीं होने वाला है। तो पर्सनलाइज सर्विस बाकी के सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसके कारण उसमें हाई आइट्रेशन है। आइट्रेशन समझता है ना, चेंजेस करने का चीजें बहुत है, यानी लोग वैसे ही परेशान है उनके कारण, इसलिए उसको चेंज करना चाहते हैं। सेल्सफोर्स में रिटेंशन बहुत होता है, यानी एक बार कोई सेल्सफोर्स यूज करता है तो उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं ना, क्लाउड में है, हर कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, समझने में इजी है, पर्सनलाइज सर्विस है, ठीक है। इसके कारण उसमें आइट्रेशन कम है, ठीक है। इसलिए अगर आप जब हम लोग सेल्सफोर्स में प्रोजेक्ट करेंगे, जब भी हम लोग सेल्सफोर्स में क्या करेंगे, आगे में प्रोजेक्ट करेंगे, तो हर एक प्रोजेक्ट नया नहीं बनेगा अपने पास, या हम लोग एकदम क्रैश से प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या रहेंगे, ये ऐसे आइट्रेशन वाले, क्या पहले से बना है, सैप में है, जावा में है, डॉटनेट में है, अब वो चाहते हैं किस में बनाए, सेल्सफोर्स में। तो अपने को आधा काम तो वही रहेगा अपना, कि पहले से प्रोजेक्ट बनाए उसको भी अपने को सेल्सफोर्स में बनाना है। बहुत कम काम रहेगा नया वाला। मैक्सिमम कस्टमर्स पहले के हैं जो पहले किसी और टेक्नोलॉजी में सीआरएम यूज करते थे, अभी उसको किस में यूज करना है, उनको अपने पास यूज करना है। और जब अपने पास यूज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको माइग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। समझा क्या ये सारी चीजें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, ट्रेडिशनल और सेल्सफोर्स सीआरएम? सर वो माइग्रेट करने वाला क्या बताया सर, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब है ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। देखो अभी अगर कोई कंपनी क्या कर रहा होगा, सैप यूज कर रहा होगा, तो उसके पास तो पहले से यूजर बने होंगे, उसके सीआरएम में पहले से जो भी यूजर, अगर अब बड़ी कंपनी है तो उसमें लाखों यूजर्स पहले से उनके क्या है, बने हुए हैं। अब जब वो सेल्सफोर्स में आएगा तो उसका तो नया एप्लीकेशन रहेगा ना,
बट उसमें उसको यूजर तो पुराने वाले चाहेंगे ना, उसके क्या सेल्सफोर्स के लिए वो नया यूजर बनाएगा कि नहीं, उसको वो क्या करना है, जो उस मशीन में या वो सीआरएम में जो डेटा था उसको वो पूरा डेटा किस में चाहिए, अभी अपने सेल्सफोर्स में चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन, माइग्रेटिंग फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। यानी न्यू सिस्टम पे वो तो आ ही जाएगा, बट वो न्यू सिस्टम पे एकदम न्यू नहीं आएगा, उसको क्या चाहिए, जो पुराने इसमें यूजर थे या पुराने इसमें जो डेटा था वो पूरा का पूरा न्यू इसमें चाहिए। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब पुराना वाला यानी जो पुराने कस्टमर है या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो जब न्यू सिस्टम पे कन्वर्ट होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं आएगा कि उसको नया सिस्टम दे दो और यूज करने जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि मेरे जो पुराने सिस्टम में जितना भी डेटा है वो मेरे को क्या चाहिए, नए सिस्टम में आना चाहिए, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो वो कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, समझा क्या अभी? यस सर। यस सर। हाँ, माइग्रेशन समझा क्या, माइग्रेशन वर्ड याद रखो, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज। क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। तो जैसा जो ट्रेडिशनल सीआरएम अभी जो है फॉर एग्जांपल, तो उसको अब हम सेल्सफोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, Convert कन्वर्ट वही तो करना है, वही तो माइग्रेशन वाला कंसेप्ट है ना। तो हम लोग सेल्सफोर्स का नया सिस्टम बनाएंगे उनके पुराने जैसा ही, और फिर उसमें क्या करेंगे, जो पुराना डेटा है वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे नए इसमें। तो उससे क्या होगा, वो इंसान नया सिस्टम तो यूज करेगा बट उसका डेटा किसका रहेगा, पुराने का ना। अब अगर मैं अभी आप बोलता हूँ कि एयरटेल जो है उसको सेल्सफोर्स में लाना है, वो पहले इसमें, तो वो क्या करेगा, हम लोग सेल्सफोर्स एयरटेल के लिए तो सेल्सफोर्स बनाएंगे बट एयरटेल को पूरे कस्टमर भी तो लगेंगे उसके, तो वो कस्टमर का डेटा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पुराने सिस्टम में था उसको उठा के नए सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना, उसी को माइग्रेशन बोला जाता है। नहीं समझा क्या? समझा सर, समझा। और किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो देन कल मिलते हैं, और भी इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है वो देखेंगे कल, ठीक है? सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि सर सैप भी अपना भी रिसेंट अभी हाना यूज कर रहा है, तो उनमें भी ये सब प्रोविजन होते होंगे ना सर ऐसी? अभी तो सारी दुनिया ही आएंगी ना, अब सबको ही पता है कि क्लाउड में आता है, तो सैप भी क्लाउड में आ चुका है, तो ऐसा नहीं है। तो उन लोगों ने भी क्या किया है, क्लाउड में अपना सिस्टम डाला है, बट मार्केट पहले से ही कवर है ना सेल्सफोर्स के साथ, तो स्कोप सेल्सफोर्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैप। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि मार्केट में सिर्फ सेल्सफोर्स ही क्लाउड सिस्टम है, अभी बहुत सारे नए नए सिस्टम है, बट सबसे पहले किसने पैर रखा था, सेल्सफोर्स ने, और उसका भी मार्केट बेस क्या हो गया, बहुत बढ़ गया ना। अभी मुझे बताओ, आपके पास ऐसे अगर आप टीवी बोलोगे तो 1000 टाइप की टीवीज है, बहुत सारे कस्टमर प्लेयर्स है, पर जो सबसे अच्छा क्वालिटी देगा उसको यूज करेंगे ना लोग। तो वही है, सबसे अच्छी क्वालिटी या सबसे ज्यादा फीचर सेल्सफोर्स देता है, इसलिए कस्टमर उसको यूज करते हैं। क्लियर है क्या? ओके सर। यस। तो ऐसा नहीं है, सीआरएम सिस्टम क्लाउड में अभी बहुत जगह है, बहुत सारे प्लेयर्स है, और उसमें भी सेल्सफोर्स क्या है, उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। मेरे को तो लगता है कि उसके आजू बाजू में कोई नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर फ्राइडे के लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं आई। मैंने बताया था आपको कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते नहीं हो, मैंने नहीं आपको सर, जो मतलब पहला, मुझे मेल ही नहीं आया सेम डे नहीं का। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हर दिन का एक रिकॉर्डिंग नहीं रहता है। अब अगर आप याद रखोगे, हाँ सुन लीजिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने वो जो पहली रिकॉर्डिंग दी है ना, उसी में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये तीनों को डिस्कस किया है पहले रिकॉर्डिंग में। आपने देखी थी क्या वो रिकॉर्डिंग? यस सर। हाँ, तो फिर वही तो चीज मैंने फ्राइडे को बताई थी फिर से, ओके। तो फिर से फ्राइडे को वही चीज देने में क्या मतलब था? नहीं सर, एक्चुअली मेरा बीच में नेटवर्क लॉस हो गया था, तो मुझे लगा कुछ और पॉइंट्स भी होगा और सेम डे नहीं, आया वही नहीं। पॉइंट्स थे। हाँ, तो वो समझो कि फिर से वही चीज देने में मतलब नहीं था, इसलिए नहीं दिया। तो आप जो ये समझो कि रिकॉर्डिंग्स का मतलब सिर्फ वो रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट करना मत समझो, वो रिकॉर्डिंग्स को देखो समझो, उसके लिए रिकॉर्डिंग्स है।
और ये Yes, भी sir. समझो कि आप सभी के लिए वो एक इंफॉर्मेशन है कि आपको जब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसको 2 से 3 दिन के अंदर आपको डाउनलोड करके रखना है, Yes, sir. क्योंकि उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस लगता है और इतने सारे बैचेस है मेरे पास, तो हर एक का डेटा मैं स्टोर करके नहीं रख सकता। इसलिए आपको जब भी रिकॉर्डिंग मिलेंगी 2 से 3 दिन में उसको यूज करके अपने पास डाउनलोड करके रखो। हो सकता है कि मैं 2 से 3 दिन का उसको डिलीट कर दूं फिर। क्लियर है Yes, sir. Yes. सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो कल मिलते हैं। Thank you, sir.